अस्सलाम वालेकुम। हम कर रहे हैं फर्स्ट ईयर बॉटनी के क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चंस जो होते हैं 3 to 5 लाइन के। सही है, स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है राइट 4 इंपॉर्टेंट इवेंट्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। पहले तो आप जो है वो चारों के डायरेक्ट नाम बता देंगे। पहले मैं चारों के नाम बता देती हूँ, फिर मैं ब्रीफली लाइट रिएक्शन को जो है वो एक दफ़ा आपसे डिस्कस कर लूँगी ताकि वो चीज़ भी आपको रिवाइज़ हो जाए, ये इवेंट्स भी आपको जो है वो सही से क्लियर हो जाए। पहला क्या होता है, फोटोलाइसिस होती है वाटर की। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तीसरा हमारे पास रिडक्शन होती है इस सब्सटेंस की एक एनर्जी कैरियर के अंदर जो कि होता है NADPH2। और उसके बाद लास्ट में हमारे पास ATP सिंथेसाइज होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन से। फोटोलाइसिस का मतलब कि फोटोन की एब्जॉर्प्शन की वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल टूटता है उसको फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहते हैं, जिसकी वजह से प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। फिर ये इलेक्ट्रॉन जो पूरी अपना इनकी मूवमेंट होती है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस के ज़रिए जो कि फोटोसिस्टम 1 और 2 होते हैं, और फिर वो जनरेट करते हैं हमारे पास एनर्जी कैरियर जो कि होता है NADPH2। तो ये होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और इसके एंड में हमारे पास रिडक्शन होती है इस सब्सटेंस की इनटू एन एनर्जी कैरियर, और फिर ये चला जाता है आगे डार्क रिएक्शन में। और पीछे इन तीनों स्टेप्स के बाद होने वाला स्टेप होता है सिंथेसिस ऑफ ATP बाय फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो अगर हम लाइट रिएक्शन को थोड़ा सा ब्रीफ करें तो कहानी शुरू कहाँ से हो रही थी, मैंने एक फ्लो चार्ट की शक्ल में जो है वो पूरे लाइट रिएक्शन और इसमें होने वाले स्टेप्स को जो है वो आपको ब्रीफ करने की कोशिश की है। ठीक है, कहानी स्टार्ट हो रही थी, फोटोन आता है यानी लाइट पार्टिकल आता है और आके हिट करता है डे टाइम में क्लोरोप्लास्ट को यानी ग्रीन प्लांट के अंदर। ग्रीन प्लांट के अंदर में पता है एक स्ट्रक्चर होते हैं थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। सही है, इनके अंदर जो है वो पिगमेंट्स होते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं। ये सारे मिला के जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्सेस बना रहे होते हैं। फोटोसिस्टम 1 बनता है, फोटोसिस्टम 2 बनता है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर लोकेट करा होता है सब कुछ। सही है, होता क्या है, फोटोन आता है, आके जो पहले रिसेप्टर होते हैं वो होते हैं फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम 2 यानी ये जो कॉम्प्लेक्स होता है फोटोसिस्टम 2 वो पहले रिसेप्ट करता है इस फोटोन को। वो क्या करता है, वो जाके ब्रेक कर देता है वाटर मॉलिक्यूल को। तो यानी फोटोन की वजह से जो वाटर की लाइसिस हुई या ब्रेकडाउन हुई, वो पहला स्टेप हो गया, फर्स्ट इवेंट हो गया फोटोलाइसिस। वाटर ब्रेकडाउन हुआ, इसने बनाए 4 हाइड्रोजन यानी कि पॉजिटिव पार्टिकल है तो ये प्रोटॉन हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे ऑक्सीजन भी बन रहा होता है। इसी वजह से लाइट रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन भी होता है। ठीक है, अभी इसको एक साइड पे रख दें, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं फर्स्ट इवेंट से, वो यहाँ से होते हुए जाते हैं एक और कॉम्प्लेक्स की तरफ, वो वहाँ से उसको फोटोसिस्टम 1 फिर एक और कॉम्प्लेक्स, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन पूरे ट्रांसपोर्ट होते हुए इवेंचुअली पहुँचते हैं इस स्ट्रक्चर के पास या इस चीज़ के पास जिसको कहते हैं NADP रिडक्टेज। ठीक है, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन की पूरी ट्रांसपोर्ट हुई ये हो गई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, स्टेप 2 या इवेंट 2 भी हमारा हो गया यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो होगा वो यहाँ आया। सही है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इस एंजाइम ने, ये एक एंजाइम था, इसने क्या किया कि इसने इस सब्सटेंस को जिसको कहते हैं NADP, ये एक प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, तो यहाँ पे ये 2 प्रोटॉन इसमें ऐड करवाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है, ये होता है रिडक्शन। तो इस सब्सटेंस की जो रिडक्शन हो जाती है और इससे फिर हमारे पास बनता है NADPH2 जो कि एनर्जी कैरियर होता है। तो ये जो रिडक्शन का प्रोसेस होता है ये हमारे पास हो गया स्टेप नंबर 3, रिडक्शन ऑफ NADPH। ये होता है आफ्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये वाला एंजाइम इस सब्सटेंस के अंदर प्रोटॉन ऐड कराता है और एनर्जी कैरियर बना देता है। याद रखना है, ये वाला जो प्रोटॉन्स है ना, ये वाले प्रोटॉन ये हमारे पास थैलेकॉइड मेम्ब्रेन से नहीं आए हैं, ये स्ट्रोमा से आए हैं बाहर। ये वाला रिएक्शन स्ट्रोमा के अंदर हो रहा है। ये सारा कॉम्प्लेक्सेस जो है वो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर होता है, ये स्ट्रोमा के अंदर हो रहा है। सही है, उसके बाद ये जो एनर्जी कैरियर होता है ये चला जाता है डार्क रिएक्शन में। लास्ट स्टेप क्या हुआ था, अब आते हैं इस प्रोटॉन के ऊपर, ये जो हमने पीछे छोड़ा था ये प्रोटॉन था थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। ये सारी चीज़ें हो रही थी ना, तो ये प्रोटॉन भी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर वाले स्ट्रक्चर के अंदर चला जाएगा। फॉर एग्जांपल थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है और ये उसका अंदर का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये मेम्ब्रेन है। तो जो यहाँ पे प्रोटॉन होंगे, सही है, यहाँ पे प्रोटॉन रखे हुए हैं और इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दरमियान भी कुछ प्रोटॉन जो है वो अंदर इसके ट्रांसपोर्ट हुए थे। ठीक है, यानी इस थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर वाली स्पेस में कुछ प्रोटॉन इस स्टेप्स के दरमियान भी ट्रांसपोर्ट हुए थे। यहाँ पे इनकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाती है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के इंटीरियर में, जिसकी वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन का एक ग्रेडियंट बन जाता है। अब हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल के जाएगा स्ट्रोमा के अंदर, लेकिन वो ऐसे ही नहीं जा सकता, वो जाएगा एक और कैरियर प्रोटीन की मदद से जिसको कहते हैं ATP सिंथेस। ATP सिंथेस से जब वो हाइड्रोजन निकलता है तो उसके रिजल्ट में जो एनर्जी जनरेट होती है उससे हम ATP बनाते हैं। इसको कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन या फिर ATP की जो जनरेशन होती है बाय फोटोफॉस्फोराइलेशन।
वापस आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे और करके दूसरा सवाल ये हुआ था कि राइट अ नोट ऑन डाइवर्सिटी ऑफ प्रोटोक्टिस्टा, यानी कि बता देंगे कि डाइवर्सिटी क्यों होती है, किस तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। इस पर हम छोटा सा नोट लिख देंगे कि प्रोटोक्टिस्टा को हम रैकबैक कहते हैं क्योंकि इसके अंदर तमाम यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो सारे जो कि किसी और दूसरे किंगडम में फिट नहीं हो रहे थे उसको हमने उठा के इसमें रख दिया, ठीक है। तो इसके अंदर वो यूकैरियोट्स होते हैं जो कि ड्राइव तो किसी प्लांट, एनिमल या फंजाई से ही हुए, लेकिन अब वो इतने ज़्यादा मॉडिफाई हो चुके हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक इस तरह की हो चुकी है कि अब वो अपने किंगडम में प्लांट, एनिमल या फंजाई के अंदर क्लासीफाई नहीं हो सकते या उसके अंदर नहीं कहला सकते। इस वजह से हमने क्या किया, उन सबको उठा के एक अलग उसमें किंगडम के अंदर रख दिया। तो हम ये लाजमी बताएंगे कि इसके अंदर प्लांट लाइक अलगाए होते हैं, एनिमल लाइक प्रोटोजोआ होते हैं, फंजाई लाइक प्रिमिटिव फंजाई होते हैं, यानी कि इनको जिसको कहीं पे भी किसी भी किंगडम में प्रॉपर जगह नहीं मिली उसको प्रोटोक्टिस्टा में मिल गई। इस वजह से इसकी डाइवर्सिटी इसीलिए ज़्यादा है। और ये वाली बात भी लिखते हैं कि क्योंकि इनकी एंसेस्ट्रल ओरिजिन सबकी जो है वो डिफरेंट है और वो सिर्फ अपने एंसेस्टर से सिमिलर है, आपस में उनकी कोई सिमिलरिटी नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये पॉलीफाइलाइटिक ग्रुप कहलाता है, जिसका रीज़न हमने डिस्कस किया था शॉर्ट के अंदर भी। उसके बाद हमारे पास अगला सवाल है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में जो है वो थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें। तो ये वाला पॉइंट आप चाहें तो इसमें नेगलेक्ट भी कर सकते हैं कि इसको प्रपोज़ किया था सिंगर और निकोलसन ने। ये अक्सर एमसीक्यूज़ में पूछ रहे थे, इस वजह से मैंने लिख दिया। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में जो फ्लूइड का पार्ट था वो बता रहा था कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड बाई लेयर होती है वो फ्लूइड की तरह होती है, यानी कि उसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं होगी, सही है। वो फ्लूइड की तरह थोड़ी सी मूवेबल होगी, रोटेट भी कर सकती है और फ्लूइडिटी होती है उस लिपिड बाई लेयर के अंदर। और इसमें जो मोज़ेक का वर्ड है वो बता रहा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में बता रहा होता है कि जिस तरह से एक सी के अंदर आइसबर्ग्स एम्बेडेड होते हैं ना, उसी तरह से हमारे पास प्रोटीन भी इसी तरह से एम्बेडेड होते हैं और उनकी जो डिस्पर्जन होती है, जिस तरह से वो लगे हुए होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर, ऐसा लगता है कि डिसकंटिन्यूस सी उनकी अरेंजमेंट होती है। ऊपर से देखते हैं तो वो मोज़ेक सा स्ट्रक्चर लगता है। मोज़ेक का मतलब होता है कि वो डिसकंटिन्यूस सा ब्लरी सा स्ट्रक्चर होता है ना, तो वो ऊपर से हमें इस तरह से प्रोटीन नज़र आते हैं। दूसरी बात यही हो जाती है कि जो प्रोटीन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन एक इंटीग्रल प्रोटीन हो जाते हैं और एक पेरिफेरल प्रोटीन हो जाता है, सही। ये बातें आपने बता देनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पूछा हुआ था, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़ एंड टैक्सोनॉमिक हायरार्की ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। स्पीशीज़ के बारे में ये होता है कि हमारे पास जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली जो ग्रुपिंग होती है, जो कि होती है उनकी बेसिस ऑफ सिमिलर फीचर्स वगैरह, और ये वाली बात कि वो आपस में इंटरब्रीड करके ऑफस्प्रिंग बना सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं, इस तरह की ग्रुपिंग को हम नाम देते हैं स्पीशीज़ का। तो यानी सबसे पहला जो ग्रुप आता है वो स्पीशीज़ का आ जाता है। इस वजह से ये बेसिक यूनिट होता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट। उसके बाद दूसरा हम बताएंगे टैक्सोनॉमिक हायरार्की में जो वर्ड होता है टैक्सोनॉमिक, इसमें टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट, नॉमिक जो है वो नोमेनक्लेचर की तरफ है, यानी कि किसी भी चीज़ को अरेंज करके उसका नाम दे देना। और हायरार्की को हम इस तरह से समझा सकते हैं कि जैसे एक ग्रुप है, ठीक है, इसको किसी दूसरे ग्रुप के साथ मिला के कोई बड़ा ग्रुप बनाना है, इसी तरह बहुत सारे ग्रुप को अरेंज करके एक बड़ा और ग्रुप अरेंज कर देना या बना देना, वो हायरार्की की तरह, जिस तरह से पिरामिड में होता है ना, छोटे से बड़ा फिर उससे बड़ा, इस तरह से वो कहलाती है हायरार्की। तो बायोलॉजी में किस तरह से टैक्सोनॉमिक हायरार्की होती है, हम सबसे पहले जो बेसिक क्लासिफिकेशन का यूनिट होता है उसको उठाते हैं स्पीशीज़ को, ठीक है। क्लोजली जो एक तरह की स्पीशीज़ होते हैं उनको जेनरा के अंदर ग्रुप कर देते हैं। इसी तरह से जो जेनरा एक तरह के जेनरा होते हैं उनको ऑर्डर्स, ऑर्डर को क्लासेस, क्लासेस को फाइला, और फाइला को फिर इवेंचुअली जो सबसे बड़ी हमारे पास ग्रुपिंग होती है वो आ जाती है किंगडम। ये हो गई टैक्सोनॉमिक। ये जो इस तरह की जो ग्रुपिंग होती है जिसमें हम एक ग्रुप को फिर दूसरे किसी सिमिलैरिटी की बेसिस पे दूसरे ग्रुप के साथ मर्ज करके एक बड़ा ग्रुप बना देते हैं, इस तरह की क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं बायोलॉजी में भी टैक्सोनॉमिक हायरार्की और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट। उसके बाद हमसे और करके उन्होंने पूछा हुआ था कि पॉइंट आउट 2 प्रॉब्लम्स विद हैविंग 2 किंगडम सिस्टम, ठीक है। टोटल जो है हमारे पास 3 प्रॉब्लम्स थे, मैंने यहाँ पे तीनों ही बता दिया, उसमें से कोई भी 2 बता सकते हैं। पहला प्रॉब्लम आ रहा था यूनिसेलुलर फ्लैजिलेट के साथ, जो कि जैसे कि होता है हमारे पास यूक्लिना, इनको हमने प्लेस कर दिया था 2 किंगडम सिस्टम में। हमारे पास एक प्लांट किंगडम था, एनिमल किंगडम था, इनको हमने प्लेस कर दिया था प्लांट किंगडम में। लेकिन इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह की थी, जैसे कि इनके पास क्लोरोफिल था, जो कि एनिमल किंगडम का क्राइटेरिया, प्लांट किंगडम का क्राइटेरिया होता है, लेकिन हमने इसको एनिमल में रख दिया था। दूसरी बात ये भी कि प्लांट किंगडम से बिलोंग करने वालों की तरह इनके पास क्लोरोफिल तो थे, लेकिन ये कम्प्लीटली ऑटोट्रॉपिक भी नहीं थे जिस तरह प्लांट किंगडम में होते थे ऑर्गेनिज्म।
ये ऑटोट्रॉपिक भी थे, हेटरोट्रॉपिक भी थे, तो ये बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर हो गए, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई थी इनकी। इस वजह से हम इनको सिर्फ इन 2 किंगडम के अंदर प्लेस नहीं कर सकते थे, ये एक प्रॉब्लम आ गई थी कि अब इसको कहाँ रखें। इसी तरह से साइनोबैक्टीरियम थे, हमने इसका स्ट्रक्चर डिस्कवर किया था कि ये प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, और हमने अभी तक जो क्लासिफिकेशन में आई थी एनिमल और प्लांट की वो थी यूकैरियोटिक। तो अब हमारे पास ये आ गया था कि हमें इनको भी जो है वो ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ हम निकल के आ गई थी, तो अब इसको भी किसी अलग जगह पे ही रखना था। उसके बाद तीसरी प्रॉब्लम फंजाई के साथ थी। फंजाई भी बिल्कुल अलग तरह के होते हैं, ना तो प्लांट की तरह होते हैं, ना तो एनिमल की तरह होते हैं। इनके पास क्लोरोफिल भी नहीं होता। दूसरा ये जो है वो कम्प्लीटली ऑटोट्रॉफिक भी नहीं होते, हिटोट्रॉफिक भी नहीं होते, अलग मोड ऑफ होता है, हिटोट्रॉफिकली भी होता है, ऑटोट्रॉफिकली भी होते हैं। इसके अलावा जो है वो इनके कुछ सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म से जो है वो मैच नहीं करते, बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। इस वजह से ये भी एक बिल्कुल डिफरेंट ग्रुप था जो कि ना तो प्लांट में रखा जा सकता था, ना तो एनिमल में रखा जा सकता था। ये 3 प्रॉब्लम्स थी, एक यूनिसेलुलर फ्लैजेलेट्स, एक साइनोबैक्टीरियम, एक फंजाई। कोई भी आप 2 में से बता सकते हैं। सही है, बाकी नेक्स्ट पार्ट में।